कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग स्टार्ट कर लिया होगा पढ़ना और आपको मेरी लास्ट 2 चैप्टर्स की समझ आई होगी। इंट्रोडक्शन टू कीमोथेरेपी और चैप्टर नंबर 43 सेल वॉल इनहिबिटर्स वाला बीटा इलेक्ट्रम वाला जो चैप्टर था। अब हमने वो कर लिया। हम एंटी माइक्रोबियल पढ़ रहे हैं, हमने बैक्टीरिया को किल करना है। जो लास्ट जो चैप्टर था 43 उसमें हमने देखा कि जी सेल वॉल इंसानों के अंदर नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर है, तो सेल वॉल को मारो, उसको ख़त्म करो, कुछ करो उसके लिए, बीटा लैक्टम दो, वेंकोमाइसिन दो, इस तरह की और चीज़ें देखी हमने, जिससे हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया को किल किया। अब ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 44। इसमें जो हमारे पास ये जो ड्रग्स जितनी भी हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, जिससे हम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वाला जो काम लेने वाले हैं, बैक्टीरिया को किल करने वाले हैं, ये वो कैटेगरी है जो प्रोटीन को इनहिबिट करके काम करेगी। सही, क्या मतलब है इस बात का? तो क्या मतलब है इस बात का जी कि प्रोटीन को इनहिबिट करना है? आप क्या कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जी ये जो आपका बैक्टीरिया है ना, आई नो कि मैं डायग्राम वैसे ही कर रही हूँ, मतलब मेरा डायग्राम ड्रॉ करने का कोई ऐसा मकसद नहीं है, मैं बताना चाह रही थी बस। अगर ये फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया प्रोटीन बना रहा है, डीएनए आरएनए ट्रांसलेशन हुई, ठीक है, पहले ट्रांसक्रिप्शन हुई, फिर ट्रांसलेशन हुई, यहाँ पे आके प्रोटीन बनी। ये प्रोटीन है, उसका फूड शूट जो भी है, सारे काम वो इस प्रोटीन की वजह से कर रहे हैं। कोई चैनल है जिसने मेम्ब्रेन पे जाके इंसर्ट होने हैं, कुछ भी है, अगर आप इस प्रोटीन को बनना बंद कर देंगे तो बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस प्रोटीन को टारगेट करना है। हम प्रोटीन को बेसिकली क्यों टारगेट करें, मैंने आपको बताया था कि आपने किसी ऐसे एंजाइम को इनहिबिट नहीं करना होता कि जो बैक्टीरिया का भी हो, इंसानों का भी हो, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप ऐसी चीज़ को देते हो कि जी आपका दुश्मन तो मर जाए लेकिन आपका कुछ ना हो। तो आपने क्या करना है कि अपने दुश्मन को मारने के लिए आपने देखा, अच्छा बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट इसका मतलब कि जो इसका राइबोसोम है, वो जो राइबोसोम है वो इसमें 70S का है, और जो इंसान होंगे यानी कि जो ह्यूमन है उसका 80S है। तो अगर मैं कोई ऐसी एंटीबायोटिक दूँ आई एम सॉरी, अगर मैं कोई ऐसी एंटीबायोटिक दे दूं जो इस 70S वाले राइबोसोम पे जाके बाइंड करे, तो वो एंटीबायोटिक सिर्फ इसके खिलाफ काम करेगी, ब्लड में जाके या बॉडी में कहीं और जाके हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो डैट इज़ द वे, जैसे हमने सेल वॉल को टारगेट किया था। तो 70S किससे मिलकर बना है? 50S से मिलकर बना है और 30S से मिलकर बना है। सही। तो अब हम ये दो चीज़ें जो है ना वो देख रहे होंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इनके कैसे क्लासीफाई किया गया है, इनको क्लासिफिकेशन मिनी कैटेगरी में इस तरह से दी हुई है कि ब्रॉड स्पेक्ट्र जो है वो है, इंटरमीडिएट है, और फिर जो है वो लो में आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो ब्रॉड है जिसका स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, क्लोरामफेनिकोल आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कवरेज होती है इनकी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा सारे बैक्टीरिया के खिलाफ होती है। उसके अलावा जो कम है इंटरमीडिएट है उसमें मैक्रोलाइड और कीटोलाइड आ जाता है, और जो बहुत थोड़ी है ना जिनकी, वो क्लिंडनमाइसिन ऑक्साजोलिडिनोन इस तरह से आ जाती है, ठीक है। अब चले हम चैप्टर का, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है अभी तक जस्ट 3 मिनट में, बट ये ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि जी आपने चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपका चैप्टर क्या बताने वाला है, कौन से आपने जो भी ड्रग मैं आपको बताऊंगी ना, मैं आपको यहाँ पे अभी बता देती हूँ ताकि आपका 3 मिनट में बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। अगर आप 3 मिनट की वीडियो देख के छोड़ के जा रहे हो इन केस, तो आपको इतना जो है वो आप ये वीडियो खोल के इतना गेन कर लो, इतना आपको समझ आ जाए कि अगर आप खुद पढ़ने बैठे तो आपको पता चले कि जी आपको ये बताया गया था कि इस चैप्टर नंबर 44 में आपने प्रोटीन सिंथेसिस के सारे इनहिबिटर्स जो हैं वो देखने हैं आपने। इसमें आपने राइबोसोम के ऊपर कहीं ना कहीं ये बाइंड कर रहे होंगे, कोई 30S पे कर रहा होगा, कोई 50S पे कर रहा होगा। तो जो 30S पे बाइंड करता है ना उसकी निमोनिक है एट, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड अलहदा से हम पढ़ेंगे, इसमें नहीं है, इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। वैसे ये एक निमोनिक है, हमारी टीचर ने बताई थी, एट अमाइनोग्लाइकोसाइड और टी से टेट्रासाइक्लिन एट 30, ठीक है। तो जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है और टेट्रासाइक्लिन है ये 30S वाले सब यूनिट पे बाइंड करेंगे राइबोसोम के, बाकी जितने भी इस लिस्ट में लिखी हैं वो सारे 50S पे बाइंड कर रही होंगी। और इस तरह से इन्होंने किसी ना किसी चीज़ को रोकना है और आपकी प्रोटीन रुक जाएगी और बैक्टीरिया का काम तमाम। सही। तो ये मैंने आपको 4 मिनट्स में पूरा चैप्टर बता दिया है। अब मैं इंडिविजुअली आपको ड्रग्स के बारे में बता रही होंगी नेक्स्ट कुछ मिनट्स में।
अब देखें फॉर एग्जांपल, पहले मैं ये चीज़ कवर कर दूं इस डायग्राम को, कि आप देखें जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो क्लोरामफेनिकोल है, मैक्रोलाइड है, ठीक है, ये 50S पे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी तरह से पी साइड पे जो इलोंगेशन हो रही थी पेप्टाइड चेन की, जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, उसको बनने से रोक रहे हैं। उसके बाद आप नीचे देखें 30S, यहाँ पे जो टी लिखा है ये टेट्रासाइक्लिन है। 30S सब यूनिट पे टेट्रासाइक्लिन बाइंड कर, मैंने एट 30 बताया था ना कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन 30S पे, तो ये 30S पे बाइंड कर रहा है। और ये जो ए वाली साइड है यहाँ पे आके कर रहा है। ये किसी तरह से इस तरह से काम करते हैं कि इनिशिएशन नहीं होने देते, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देते, ठीक है। कि जो ये चार्ज्ड टेट्रासाइक्लिन जब मैं दूंगी ना, तो ये जो अगला ट्रांसफर आने जो अमाइनो एसिड को उठा के ला रहा है ना, कि मैं चलो आता हूँ, ये बुलाता है कि दोस्त आ जाओ, मैंने चेन लंबी करनी है, नए वाला ट्रांसफर आने जो है वो नए अमाइनो एसिड को पकड़ के लाता है कि जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। वो उसको लेके आता है, आगे टेट्रासाइक्लिन बैठा होता है। टेट्रासाइक्लिन कहते हैं मैंने तुम्हें घर के अंदर नहीं आने देना, यहाँ से चले जाओ, और फिर वो चला जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो पूरी नहीं होती, सही। तो इस तरह से डिफरेंट एंटीबायोटिक्स डिफरेंट पोजीशन पे काम कर रही होती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टेट्रासाइक्लिन को। टेट्रासाइक्लिन जो है ये इसका मैंने आपको बताया था कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं। अब इसमें जो है वो आप देखते हैं इसकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी किस किस के अगेंस्ट है, ठीक है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। मैं ये बातें आपको पहले चैप्टर नंबर 28 में लिपन कोड का मैं कहूँगी कि आप वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, कि किस जो मैंने सारे आपको कॉन्सेप्ट्स दिए थे उसमें, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया के नंबर को इंक्रीज़ नहीं होने देगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन को रोक रही है ना। टेट्रासाइक्लिन का क्या काम है, ये प्रोटीन्स को रोक रही है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस आप रोक रहे हो तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाएगा, लेकिन ये किल नहीं होगा बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया सीडल नहीं है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। सीडल बीटा लैक्टम वगैरह आपने पढ़ी हैं, जो मैंने आपको 43 चैप्टर में पढ़ाई थी। अब हम चैप्टर 44 पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये इसकी कवरेज जो है वो किसके खिलाफ होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमीडिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें जो ग्रुप पढ़ते हैं ना, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डॉक्सीसाइक्लिन है, मीनोसाइक्लिन है, टाइगरसाइक्लिन है। ये चीज़ें आप बार बार रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ के अगेंस्ट डॉक्सीसाइक्लिन की एक्टिविटी जो है वो होती है। फिर मीनोसाइक्लिन जो है ये मेनिंजियोकोकल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट होता है। फिर टाइगरसाइक्लिन, आप इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा है कि ये टेट्रासाइक्लिन जो है ये पैसिव डिफिजन से एंटर होता है, ठीक है, और जाकर 30, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 30S पे जाके बाइंड करता है, ब्लॉक करता है, और नया अमाइनो सेल ट्रांसफर आने नहीं देता एक्सेप्टर साइट पे। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। रेजिस्टेंस जो है वो इसके खिलाफ कैसे आती है कि इम्पेयर्ड, या तो इसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है ना वो इफ्लक्स पंप होते हैं। ईफ्लक्स पंप होता है जो बैक्टीरिया बनाता है। बैक्टीरिया क्या करता है कि जी टेट्रासाइक्लिन आया, वो कहता है मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। बैक्टीरिया कहता है अच्छा ऐसी बात है। बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि उसका दुश्मन आ रहा है, और ये एंटीबायोटिक आके उसकी प्रोटीन को रोक देगी, और वो फर्दर अपना नंबर इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरिया की नस्ल रुक जाएगी। तो बैक्टीरिया नहीं चाहता कि उसकी नस्ल रुके, ठीक है। वो क्या करता है कि वो कहता है कि ये बंदा जो है ना ये ख़राब बंदा है, ये गलत इंटेंशन से मेरे पास आया है। वो ईफ्लक्स पंप बनाता है, ईफ्लक्स पंप को मेम्ब्रेन पे लगाता है, और टेट्रासाइक्लिन को इससे धक्का देके बाहर निकाल देता है, और वो कहता है ये मैं जीत गया, ठीक है। तो ये ईफ्लक्स पंप ये इस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं लेकिन बैक्टीरिया नहीं मर रहा होता, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस हो गई है बैक्टीरिया के खिलाफ। आई समझ। अब वो रेजिस्टेंस के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। मेजरली तो ईफ्लक्स पंप है, ठीक है, जो मेन है। इसके अलावा और भी होते हैं। इसके अलावा ये होता है कि इन्फ्लक्स कम हो, ठीक है, वो जो इंक्रीज़ इन्फ्लक्स कम हो कि वो टेट्रासाइक्लिन जा ही कम रही है, इफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है। दूसरा राइबोसोम ने अपने अंदर जो है ना बैक्टीरिया ने राइबोसोम प्रोटेक्शन कर लिया। अपने राइबोसोम की 30S पे जाकर बाइंड करना था ना टेट्रासाइक्लिन ने, तो अपने राइबोसोम की प्रोटेक्शन कर लिया प्रोटीन्स बना के, या एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी। फार्मेकोकाइनेटिक्स आपने बड़ी कॉमन सी बात है कि अक्सर आपको आपने सुना होगा, मतलब बहुत कॉमन बात है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब तो अक्सर होते रहते हैं। हम लोगों ने एंटीबायोटिक तो ली होती है, जाहिर सी बात है, मतलब हर बंदे ने, या आपने नहीं तो आपके घर में से किसी न किसी ने एंटीबायोटिक ली होगी। तो आपने सुना होगा कि माएँ ये कहती हैं कि मतलब एंटीबायोटिक देते हुए, या आप लोगों को पता होगा कि दूध के साथ नहीं पीनी, ठीक है, कि ये एंटीबायोटिक कोई भी दूध के साथ नहीं पीते। उसका क्या मतलब है, क्यों नहीं पीते, अब वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जो टेट्रासाइक्लिन जो है वो
ठीक है। यहाँ पे लेके आफ्टर एब्जॉर्प्शन आफ्टर ओरल एडमिट, हम ना जब टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपने इसको खाने के दौरान नहीं खाना, ठीक है, या तो उससे बहुत पहले या उसके बहुत बाद, ठीक है, क्योंकि खाने के साथ जो इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये कि वो जो मैं आपको दूध की बात बताई थी कि जो डाईवेलेंट कैटाइन होता है ना, इसे मतलब मिल्क में कैल्शियम होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो एंटी एसिड्स हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम आ जाता है, ये जो चीज़ें हैं ना इनके साथ इसकी एब्जॉर्प्शन इम्पेयर होती है, ठीक है, ये चिलेट कर देता है इनको, इसलिए हमने दूध के साथ टेट्रासाइक्लिन नहीं लेनी होती। इसके अलावा ये क्या करता है, ये सीरम की जो प्रोटीन्स है ना उसके साथ बाइंड करता है। अच्छा, आपने बायोअवेलेबिलिटी जो जनरल फार्मा उसमें पढ़ा होगा कि हम क्या कहते हैं कि जो ड्रग प्रोटीन बाउंड होती है वो एक्सक्रीट जो है वो कम हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना ये इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, आपको जनरल चीज़ें पता होगी तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि टेट्रासाइक्लिन 40 से 80% प्रोटीन्स बाउंड होती है, सीरम प्रोटीन बाउंड होती है। अच्छा, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि कुछ ड्रग्स, अमीनोसाइक्लिन का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आ जाएं। बाकी चीज़ें मैं जो बता रही हूँ ना ये सिंपल है, जो मैंने आपको कवर करवानी है, जो आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है, कि ये चैप्टर आपको क्या बता रहा है। अमीनोसाइक्लिन रीचेज वेरी हाई कंसनट्रेशन इन टेयर्स, ठीक है। अब जो कुछ ड्रग्स होती हैं ये किस तरह से उनकी जो कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा जा रही है, ये इसका ज़्यादा जो रूट होता है ना टेट्रासाइक्लिन का वो किडनी के थ्रू या यूरिन के थ्रू होता है। अब जो एलिमिनेशन वाला, अब जो ये मीनोसाइक्लिन है ना ये आपको आंसू में मीनोसाइक्लिन दिखेगी अगर आप ले रहे हो, ठीक है, हाई कंसनट्रेशन में होती है, वहाँ तक पहुँच जाती है, स्लाइवा में पहुँच जाती है, ठीक है। और ये मेनिंजियोकोकल कैरियर स्टेट के लिए दी जाती है, इसे ख़त्म करने के लिए। मैंने आपको बताया छोटी छोटी निमोनिक्स ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वाली अपनाओ, अपनी भी बना सकते हैं। लाइक मैंने ना इसको इस तरह से किया था कि MM मतलब M और M, ठीक है। तो मीनोसाइक्लिन जो है वो मेनिंजियोकोकल MM कोकल कैरियर स्टेट के लिए दी जाएगी। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन जो है ये हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देते, और हम जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसके अलावा 8 साल से कम उम्र बच्चों को भी नहीं देते टेट्रासाइक्लिन। क्यों नहीं देते? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का बड़ा गंदा एक साइड इफ़ेक्ट है कि ये जो बोन और आपके जो टीथ होते हैं ना इनमें जाकर डिस्प्लेजिया कर देती है। अगर तो फीटस में आप दे रहे हो ना तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। तो अम्मी ने टेट्रासाइक्लिन ली, ठीक है, अब इसने प्लेसेंटा को क्रॉस किया और जाके बेबी के अंदर अभी बोन्स बन रही थी और उसने जाकर डिफॉर्मिटी कर दी वहाँ पे ना। तो अब अगर बोन डिफॉर्मिटी फीटस के लेवल पे होगी ना वो सारी ज़िंदगी ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन जो है वो नहीं देते प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि उनमें बोन की ग्रोथ वगैरह हो रही होती है। तो उस एज में जो होते हैं 8 साल से कम नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो हमने देखते हैं ये मिल्क में भी एक्सक्रीट होती है, इसलिए जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं देनी चाहिए। और टेट्रासाइक्लिन जो है मैंने आपको बताया था बाइल और यूरिन में एक्सक्रीट होती है। इसके अलावा एक ड्रग है, देखो ये ना चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमें पता होना कि कहाँ पे एक्सक्रीट होती है, कि अगर कोई चीज़ किडनी में एक्सक्रीट हो रही है ना और उस बंदे की किडनी ख़राब है, ठीक है, किडनी पेशेंट है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा अगर या एनीयूरिया है, ठीक है, उसका यूरिन आ ही नहीं रहा, कोई ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी डायलिसिस पे लगा हुआ है और आपने उसको किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टेट्रासाइक्लिन दे दी है, तो अब उसमें क्या होगा कि किडनी उस ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, टेट्रासाइक्लिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में, तो ये नुकसानदेह है। टेट्रासाइक्लिन अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स करेगी, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जब मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी यही फिनोमेना हर एक जगह पे मतलब हो रहा होता है, इसलिए हमने देखना होता है एक्सक्रीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब टेट्रासाइक्लिन की क्लास में 2 एंटीबायोटिक्स हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और टाइगेसाइक्लिन। ये जो है ना ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होती, बल्कि ये ना कुछ जो टाइगेसाइक्लिन है वो बाइल से जा रही होती है, दूसरे रूट्स जो है ना वो लेती है। तो उसका ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन किडनी फेलियर के साथ या किडनी डिजीज़ के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आप टेट्रासाइक्लिन देते हुए ना अगर उसकी किडनी ख़राब है और अगर बहुत ज़रूरत है आपको देने की तो आप डोज एडजस्टमेंट करते हो ड्रग्स में, ऐसा कोई केस हो तो कि आप वो एलिमिनेशन का मेन रूट है उसका किडनी हो तो आप डोज एडजस्टमेंट करते हो या नहीं देते या कोई अल्टरनेटिव यूज़ कर लेते हो। और या जैसे ये देखें जैसे उसी क्लास में डॉक्सीसाइक्लिन है जो कि या टाइगेसाइक्लिन है जो इस रूट के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होते, ये दी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल यूजेस देखते हैं। क्लिनिकल यूजेस में आपने बेसिकली वो डिजीज़ बतानी होती है, जब कहें ना कि टेट्रासाइक्लिन के क्लिनिकल यूजेस बताओ, आपने डिजीज़ बतानी है जो ये कर रही हैं, जिसके लिए हम टेट्रासाइक्लिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लेमीडिया, रिकेट्सिया, ठीक है, और पेप्टिक अल्सर में यूज़ होते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है वो करता है।
ये ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस में टेट्रासाइक्लिन यूज़ होती है, ठीक है। और ये इधर जो है वो हमारे पास कुछ जो है ना जो इसके सेकेंडरी क्लिनिकल इम्पैक्ट्स हैं वो ये कि एक्ने में यूज़ होती है टेट्रासाइक्लिन, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेरेट्रोजेनिक है। तो आपने मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर इन केस एक्ने या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको नहीं देते, ये वाली ड्रग नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो दिया जाता है, लेकिन वो भी टेरेटोजेनिक अफेक्ट में आ जाता है, तो वो भी नहीं देना चाहिए थोड़ा अच्छा। उसके बाद जो है एग्जैसर्बेशन ब्रोंकाइटिस में हम देते हैं, नमूनिया में, लाइम डिजीज़, ये रिलैप्सिंग फ़ीवर, ठीक है। और ये माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये वो ड्रग्स इन मतलब कि क्लिनिकल इंडिकेशन है जिनमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा मिनोसाइक्लिन मैंने आपको पहले बता दिया था, मेनिंजोकोकल MM स्ट्रेन में यूज़ होता है। डेमेक्लोसाइक्लिन ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा फिजियो में, आपने एक डिजीज़ का नाम पढ़ा होगा एंडोक्रिनोलॉजी में, SIADH, ठीक है, जिसमें ADH का लेवल ज़्यादा होता है बॉडी में। ADH का लेवल ज़्यादा होगा ना बॉडी में, तो ये आपकी किडनी पे जाके ना काम करेगा और आपकी बॉडी के अंदर ना वाटर इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि पानी को ना ये यूरिन में नहीं जाने देता, तो आपकी बॉडी में रह जाएगा, तो ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ना वाटर की। तो डेमेक्लोसाइक्लिन क्या करता है, हम फिर इसमें क्या करते हैं, SIADH में डेमेक्लोसाइक्लिन देते हैं, ये जाके ADH को इनहिबिट करता है। जब ADH इनहिबिट होता है तो हमारी सिम्टम्स रिलीव हो जाती हैं। टाइगरसाइक्लिन जो है ये फर्स्ट ग्लाइसाइलसाइक्लिन है, ठीक है। इसके अलावा टाइगरसाइक्लिन जो है ना, इसका ये मज़े का काम है कि टेट्रासाइक्लिन का मैंने को बताया था इफ्लक्स फॉर्म से रेजिस्टेंस होती है। मैंने कहाँ पे बताया था, जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जी दुश्मन आया है और बैक्टीरिया को पता चला, उसने उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन ने क्या कर देना था, टेट्रासाइक्लिन ने बैक्टीरिया की नस्ल को रोक देना था, और बैक्टीरिया नहीं चाहता कि उसकी नस्ल रुके, ठीक है। वो चाहता है कि आज आने वाली दुनिया तक उसका नाम जिंदा रहे और उसके बच्चे उसका नाम लेते रहे, तो इसलिए उसने टेट्रासाइक्लिन को बाहर निकाल दिया, सही है। तो अब टाइगरसाइक्लिन जो है ना, ये ऐसी टेट्रासाइक्लिन है कि ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इसके खिलाफ ज़्यादा नहीं कर पाता। तो हम बहुत तेज़ हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन से हम देंगे तो बैक्टीरिया उसको बाहर निकाल देगा। तो अब हम जो बहादुर बंदा टाइगरसाइक्लिन को भेजते हैं कि जी ये जाएगा और ये रेजिस्टेंस है, ये काम कर लेगा। इसके अलावा ये रेजिस्टेंस इसकी कम होती है ना बैक्टीरिया में, तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट जो स्टेफ यूरियस है ना, कि उसमें जिसमें हम बीटा लैक्टम नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, मैंने आपको बीटा लैक्टम वाले चैप्टर में बताया था कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, या वेंकोमाइसिन से रेजिस्टेंस है कुछ, तो उसमें भी हम टाइगरसाइक्लिन दे सकते हैं। इसके अलावा जो टाइगरसाइक्लिन है ना, ये इंट्रावीनस देते हैं हम। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं कि नोज़िया वगैरह कर देता है, वॉमिट, अच्छा नोज़िया, डायरिया, वॉमिट, हमें टीचर ने कहा था कि ना इसके तो नंबर ही कोई नहीं होते, ठीक है मेन साइड इफेक्ट लिखना होता है। जैसे आप टेट्रासाइक्लिन के साइड इफेक्ट्स लिखने हैं और अगर आप उसमें बोन स्ट्रक्चर, टीथ वगैरह का जिक्र नहीं करते ना, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ पता नहीं है। लाइक ये दुनिया की तरह, तो नोज़िया वॉमिट तो दुनिया की तरह आप किसी पे भी छिड़क सकते हो, हर ड्रग के साइड इफ़ेक्ट में यही बोल दो। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम इसकी देखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स पे, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स में आपको बता चुकी हैं, कुछ नहीं है, डोजेज वगैरह लिखी हुई है कि किसमें कितनी देनी है। एडवर्स इफेक्ट जो है मैंने आपको GIT का बता दिया कि जो है वो टेट्रासाइक्लिन खाने के दौरान नहीं देनी चाहिए, वैसे भी मिल्क वगैरह इसको अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, सो डैट्स वाई आप जो है वो इसको थोड़ा सा करते हो। इसके अलावा ये सुपर इन्फेक्शन भी करता है, ठीक है, और इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस भी करता है। सुपर इन्फेक्शन में आपको बता चुकी हूँ चैप्टर 28 में कि आपकी बॉडी में ना ये होता है कि आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जब आप देते हो ना, तो उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी का जो नॉर्मल फ्लोरा है ना, वो उसको भी जाके ख़राब करने लग जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया उसमें, बाकी बैक्टीरिया जो है वो क्योंकि डाई कर रहे हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, वो इन्फेक्शन कोज करने लग जाते हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी पहले सुकून से बैठे होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनके ऊपर रखवाली करने वाला कोई नहीं है, तो फिर शोर मचा। जैसे क्लास में मुख्तलिफ तरह के बच्चे होते हैं, एक तरह के बच्चे वो होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, एक तरह के बच्चे वो होते हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, और एक तरह के बच्चे वो होते हैं जो क्लास में शोर करते हैं। जो शोर करते हैं ना, उन्हें टीचर डांटता भी रहे, वो शोर करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं ना, उन्हें टीचर ना भी डांटे तो भी वो अच्छे ही रहते हैं। जो दरमियान वाली कैटेगरी होती है ना, ये वो होती है कि अगर इनको ढीला छोड़ा जाए ना, यानी इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि टीचर देख नहीं रहा, तो फिर शोर करेंगे, ठीक है। मतलब दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल कि इस तरह से ना सुपर इन्फेक्शन जो है ये दरमियान वाली कैटेगरी में आता है, कि वैसे ये नॉर्मल फ्लोरा में पड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई एंटीबायोटिक दी और इनके ऊपर जो बाकी बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर रहे, उस वजह से ये वाले ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक एग्जाम्पल बताई थी कि वो क्या करता है,
सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है। ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। बोन और टीथ पे इम्पैक्ट करता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी में नहीं देना, 8 साल से कम उम्र बच्चों में नहीं देना। लीवर की टॉक्सिसिटी करता है, इसलिए अगर किसी बंदे को पहले ही कोई लीवर का मसला है तो उसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं देना चाहिए। किडनी की में मसला करता है, ठीक है, इसलिए रीनल में भी जो है वो फंक्शन इम्पेयर हो तो नहीं देना चाहिए। अच्छा, अगर रीनल में नहीं देना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था कि रीनल से एक्सक्रीट हो रहा है टेट्रासाइक्लिन, तो हम कौन सी ड्रग है टेट्रासाइक्लिन की जो दे सकते हैं, कौन सी, डॉक्सीसाइक्लिन, क्योंकि ये कहाँ से जा रही थी, बाइल से नहीं जा रही थी, बाइल से जा रही थी ना, तो इसलिए जो है वो हम जो है वो किडनी टॉक्सिस वाले पेशेंट में दे सकते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन्स की बाकी जो क्लास है वो हमें नहीं देना चाहिए। लोकल टिश्यू टॉक्सिसिटी जो है वो वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह करता है, फोटो सेंसिटिविटी करता है, यानी कि आपका जो एरिया एक्सपोज होगा ना, फॉर एग्जांपल आपने मतलब शर्ट पहनी हुई है और आपके हाफ बाजू हैं, तो जो एरिया स्किन से कॉन्टेक्ट में आएगा ना, वहाँ पे आप फोटो सेंसिटिविटी जो है वो ये आप देखोगे कि आपके अल्ट्रावायलेट लाइट से ना एलर्जिक रिएक्शन वगैरह आ रहा होता है सनलाइट से। वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस करता है ये, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोलाइड्स को। मैक्रोलाइड, ठीक है, मैक्रोलाइड भी मैंने आपको बता दिया, इसने भी करना प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट किया। मैंने एट 30 बताया था कि टेट्रासाइक्लिन 30S पे बाइंड करता है, तो इसका मतलब है कि जो बाकी जितनी भी हम 50 पे बाइंड करते हैं, मैक्रोलाइड 50 पे बाइंड कर रहा होगा, 50S पे, ठीक है। अब इसमें ना ये मैक्रो, इसकी एक रिंग के अंदर ये एक MCQ आ सकता है कि मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रोटोटाइप ड्रग इरेथ्रोमाइसिन है। इसमें 2 ड्रग्स आती हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, जिसको हम आगे स्टडी करने लगे। स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का बोलें। अच्छा, इरेथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन जो है इसको यहाँ से स्टार्ट किया, इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी क्या है, ये एक मैक्रोलाइड है, पहली बात तो ये, ठीक है। इरेथ्रोमाइसिन आगे हम क्लैरिथ्रोमाइसिन भी पढ़ेंगे, एजिथ्रोमाइसिन भी पढ़ेंगे, ये मैक्रोलाइड के अंदर आ रहे हैं। इसकी एंटीबैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी किसके खिलाफ है जी, वो देख लें, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, क्लैमीडिया और यहाँ से जो है वो बोर्डेटेला, ठीक है, इनके अगेंस्ट जो है ये काम कर रहा था, रिकेट्सिया स्पीशीज़। और रेजिस्टेंस जो है वो मैंने आपको बताया था कि कैसे रेजिस्टेंस मोस्टली प्लाज्मा इनकोडेड होती है, ठीक है, यानी कि जो प्लाज्मा के पास ना वो जीन्स होती हैं जो बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस बनाती हैं बैक्टीरिया को। अच्छा, ये क्या करता है, ये या तो अपनी परमिएबिलिटी कम कर लेता है, या क्या करता है कि कुछ एंजाइम बनाता है जिसे एंटीरोबैक्टर एसीएज एस्टरेज, जो इसको जो मैक्रोलाइड को ब्रेक करें। जैसे आपने बीटा लैक्टमेज पढ़ा था कि जो बीटा लैक्टम के खिलाफ बैक्टीरिया बना रहा है और बैक्टीरिया बीटा लैक्टम की रिंग ख़राब कर रहा है। उसी तरह से मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोमल बाइंडिंग प्रोटीन, अपनी जो बाइंडिंग साइट है ना उसकी क्या करता है, मिथाइलेशन करता है। जब मिथाइलेशन करता है, अब ये है कि जी आपका मैक्रोलाइड अंदर घुस आया, आपका जो एरिथ्रोमाइसिन अंदर घुस आया, सुकून से आ गया, परमिएबिलिटी भी ठीक थी, अंदर भी आ गया, इफ्लक्स भी नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पे इसने बाइंड करना था ना, कहाँ पे बाइंड करना था, 50S पे, वहाँ पे जाके जी बैक्टीरिया ने काम ख़राब किया, स्ट्रक्चर ही बदल दिया, अब ये बाइंड ही नहीं कर पा रहा। ये तो ढूंढता रहेगा, अरे यार कहाँ गया, मैंने जिस टारगेट साइट पे बाइंड करना था, और ये छुप के बैठा हुआ है, उसे पता ही नहीं चलता कि ये वही बंदा है जो अपना रूप बदल के अंदर बैठ गया। सही, तो वो क्या हुआ है कि जिसने मिथाइलेशन कर ली थी, सही, 50S। अब इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इरेथ्रोमाइसिन जो है ना वो स्टमक एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि जो स्टमक में HCl है इसको ख़राब कर देगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब आप इसको ना ओरल अगर आप दे रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, इसकी इंटीरिक कोटिंग करनी है, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा, अक्सर मेडिसिन के पीछे लिखा होता है, जब आप कोई दवाई लेने जाते हो तो उसको पीछे खोल के देखा करो, लिखा होता है इंटीरिक कोटिंग है। उसका मतलब होता है कि जो स्टमक के एसिड से बचाने के लिए हम उसको जो है वो इंटीरिक कोटिंग कर देते हैं। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायलिसिस से रिमूव नहीं होता, यानी कि अगर एक पेशेंट को किडनी की बीमारी है और वो इरेथ्रोमाइसिन ले रहा है, तो अब या किडनी फेलियर है और वो डायलिसिस पे है, तो डायलिसिस से इरेथ्रोमाइसिन रिमूव नहीं होता, ठीक है। और ये एक्सक्रीट होता है, बाइल से होता है और फीसिस से, ठीक है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर कोई ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स है ना, जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट ये GIT वाले इफेक्ट हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लीवर वाले इफेक्ट हैं, ठीक है, कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, और ड्रग इंट्रैक्शन ये है कि साइटोक्रोम P450, ये मैं आपको ये वाला मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, डोंट वरी। ये जो जितने भी इफेक्ट्स हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो नियोनेट है ना, जो
एक एडल्ट में या मुझ में या आप में जो एक नॉर्मल डोज है ना एंटीबायोटिक की, जो एक मतलब ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, फीटस में वो जाती है ना, या जो एक न्यूनेट में जाती है, तो वही क्वांटिटी इतनी इनफ होती है कि अपनी टॉक्सिसिटी डेवलप कर दे। तो इसलिए ऐसी ड्रग्स को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए जिनके टॉक्सिक इफेक्ट्स ज़्यादा और जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हो। मतलब लॉजिकली बात है, लॉजिक से सोचने वाली बात है, हमने क्यों फीटस को जो है वो करना है। अच्छा, उसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस जो है वो कहाँ पे हैं? रिस्पिरेटरी, ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उनमें यूज़ होता है, न्यूनेटल में ओकुलर और इन्फेक्शन उसमें यूज़ हो जाता है। ठीक है, ये 3-4 जो हैं जो यहाँ पे लिखे हैं देख लें। एरिथ्रोमाइसिन जो है पेनिसिलिन के सब्सिट्यूट के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, अगर कोई बंदा पेनिसिलिन से एलर्जिक है ना तो उसको एरिथ्रोमाइसिन दे दो। और अब एरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस जो है ना वो किस में होती है? स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, इनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनमें हम मैक्रोलाइड जो है वो नहीं दे सकते। ठीक है, इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन यूज़ होता है प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, ये बात मैंने आपको चैप्टर 28 लिप्पेनकोर्ट में बताई थी कि एंडोकार्डाइटिस जेंटल प्रोसीजर आपने करना है, तो वहाँ पे आप प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट होता है कि अभी आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन हो जाना, आप उससे पहले एंटीबायोटिक ले रहे हो, डेट इज़ प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, और उसमें जो है वो एंडोकार्डाइटिस जैसे डेंटल प्रोसीजर आपने करना है और एंडोकार्डाइटिस है उस बंदे को, तो फिर उसको लेनी चाहिए। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, क्लिंडेमाइसिन वगैरह। अब उसके बाद जी मैंने आपको बता दिया, मैं आपको ड्रग इफेक्ट्स इंट्रैक्शन जो है ना बता दूँ। एडवर्स इफेक्ट में जीआईटी और लीवर का मैंने आपको बता दिया क्या था, कोलिसिस। ड्रग इंट्रैक्शन में ना ये है कि ये साइटोक्रोम P450 को ना इनहिबिट करता है। अगर कोई ड्रग साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर रही है तो ये एक बात है सोचने वाली कि आपको पता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो अक्सर दूसरी ड्रग का साइटोक्रोम P450 के साथ हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे को एंटी बैक्टीरियल मतलब कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, मैंने उसको ना रेथ्रोमाइसिन दी थी, साथ ही मैंने उसको ये जो ड्रग यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम लिखे हैं जैसे कोई ओरल एंटीकोएगुलेंट भी दे दिया। ठीक है, उसकी बॉडी में कोएगुलेशन भी हो रही थी, कोई ब्लड का भी डिसऑर्डर था, मैंने एंटीकोएगुलेंट भी दिया हुआ है। अब वो क्या होगा कि इस ड्रग का जो बेसिकली ना ये जो ड्रग होती है ना दूसरा, इसको साइटोक्रोम P450 मेटाबोलाइज करके बॉडी से निकाल रहा था। अब इसने जाके इसको भी इनहिबिट कर दिया, एरिथ्रोमाइसिन ने साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर दिया, आपके जो लीवर का जो एंजाइम है, या मतलब ये लीवर के एंजाइम्स को इनहिबिट किया या इस तरह। तो अब ये क्या हुआ कि जब ये एंजाइम इनहिबिट हो गया ना, अपना काम नहीं कर पाएगा, तो जो आपने 1-2 दूसरी ड्रग दी हुई थी ना वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसलिए आप जो है ना वो ये ड्रग इंट्रैक्शन जब देते हो ना, एक ड्रग दे रहे हो आप और उसके साथ दूसरे ड्रग दे रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई एक ड्रग जो है वो उसका ड्रग इंट्रैक्शन किसी दूसरी ड्रग के साथ है, क्या है और किस तरह से है। ठीक है, तो ये किसके साथ ड्रग इंट्रैक्शन करती है? P450 को इनहिबिट करती है। इसका मतलब कि इसको आपने ये कुछ साइक्लोस्पोरीन, ठीक है, इन ड्रग्स के साथ नहीं देना। ओके, बाकी क्लेरिथ्रोमाइसिन से ना हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।